ओके। आज मोबाइल में चार्ज भी नहीं हो सकता है, बीच में ही चार्ज ख़त्म हो जाए तो आप लोग को जल्दी छुट्टी दे देंगे। फिर ये दो न्यूमेरिकल मुझे समझा, अब बता देना, याद दिलाना, इसके बाद फ़ौरन दो न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी, शुरू करें। आज का टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? एक सॉल्यूशन ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने यहां पर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, और यहां इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है? सॉल्यूट है। एक और मजे की बात, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ एवापोरेट हो जाते हैं, गैस की शक्ल में इस कंटेनर के ऊपर आपको नजर आएंगे। इसको कहेंगे वेपर। क्या कहेंगे? वेपर्स कहेंगे, वेपर। अच्छा, चूंकि ये गैस है ना, वेपर्स क्या है? गैस है। गैस का प्रेशर नहीं होता, तो इन वेपर्स के प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहा जाएगा। अब राउल्ट लॉ क्या कहना चाह रहे हैं? वो किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और उसकी कंपोजिशन की, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितनी सॉल्यूट है, इस वेपर प्रेशर और सॉल्यूट की सॉल्यूशन की कंपोजिशन के दरमियान एक ताल्लुक उसने बना लिया। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन? कि इसमें कितना सॉल्यूट है, इसमें क्या क्या है और कितना परसेंट है, उसका कितना परसेंट सॉल्यूट है, 2% है, 3% है, वो आपने पढ़ा था ना। तो ये दो चीजें आ रही है, वेपर प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों के दरमियान वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के दरमियान उसने एक ताल्लुक बना लिया। उस ताल्लुक का नाम क्या है? राउल्ट्स लॉ। अभी तक हमें पता नहीं कि किस तरह का ताल्लुक है, बट इसने इनके बीच एक बना लिया, रिलेशन बना लिया। जाहिर है जब रिलेशन बनेगा तो फार्मूला भी आएगा, फार्मूला आएगा तो हम न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बिल्ड करते हैं तो उनसे हमें फार्मूला मिलेगा और उस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये था एक पहला स्टेटमेंट। बिफोर समझने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ क्यों आया। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ कि ये क्या चीज है। जब आपके पास शुरू में एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है आपका, इस वक्त इस सॉल्वेंट के अंदर आपने कोई सॉल्यूट नहीं डाला था, सो ये प्योर था। यस, इट इज प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट के सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? हाँ, ऊपर जाएंगे। क्यों? यस, एवापोरेट हो जाएंगे। तो यहां पर कुछ वेपर्स इसके ऊपर जमा हो जाएंगे। अगर इसका ढक्कन बंद है तो वो वेपर्स जमा हो जाएंगे और उससे क्या मिलेगा? हमें एक प्रेशर मिलेगा और उसका नाम क्या है? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को अगर मैं सिर्फ वीपी लिख दूं इससे ज्यादा अच्छा होगा। वेपर प्रेशर, इस तरह का वेपर प्रेशर जो कि प्योर सॉल्वेंट के, अभी तक आपने इसमें कोई सॉल्यूट नहीं डाला हुआ है, इसका नाम होगा पी के ऊपर नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी नॉट। पी मीन्स प्रेशर, नॉट मीन्स जब वो प्योर सॉल्वेंट था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस बिकर में एक और बात भी आपको मैं बताता चलूं
कि यहां पर जो कितने कंपोनेंट्स है इस चीज के अंदर, कितने कंपोनेंट्स हैं? एक, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट का अपना मोल फ्रैक्शन भी तो होगा, जरूर होगा इसका मोल फ्रैक्शन। हम इसको अपनी तरफ से x लिखेंगे, x1 लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। कल आपने पढ़ा था ना, किसी भी मिक्सचर में, सॉल्यूशन के मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करें बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स में। अच्छा, अब मैं सॉल्यूशन बनाना चाहूँगा, ठीक है। ये आपका वही बीकर है, इसके अंदर मैं कुछ सॉल्यूट डालना चाहूँगा, कुछ सॉल्यूट डालना चाहूँगा। सॉल्यूट डालने से क्या होगा कि ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट के जो ज़रात हैं उसको, उसके साथ एक अट्रैक्शन बना के उसको पकड़ लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि अब उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवोपरेट नहीं करेंगे। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा, अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स वेपोराइज करके बताए हुए हैं, तो इस केस में मैं जस्ट 4 मॉलिक्यूल्स आपको बताऊंगा कि सॉल्यूट के डालने से वेपर्स कम हो जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास वेपर प्रेशर है या नहीं है? यस, अभी भी हमारे पास वेपर प्रेशर तो है, लेकिन इस वेपर प्रेशर को हम जस्ट P शो करेंगे। ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? वो ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का, ये किसका वेपर प्रेशर है? ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा? कम होगा। किस चीज से? सॉल्वेंट से कम होगा। तो दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम हो जाना। रीजन क्या थे? आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बनाया, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ और होगा। अब आप लोग आ जाइए, ये जो सॉल्यूट आपने डाले हैं ना, सॉल्यूट, अब आपके सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला वाटर है, वाटर का मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने किसी से शो किया था जब वो प्योर सॉल्वेंट था? x1 से शो किया था। दूसरा, इसके अंदर क्या मौजूद है? सॉल्यूट भी तो मौजूद है। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हम लोग किसी से शो करेंगे? x2 से शो करेंगे। 2 मोल फ्रैक्शन आपके पास आ गए। अब आगे मैं आपको बताता हूं। अब आ जाइए, राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जब आप एक ऐसा सॉल्यूट ले ले जो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है? ऐसा पेट्रोल आप रखते हो तो वो खुद ब खुद उड़ रहा होता है, उड़ता है, वोलेटाइल है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो खुद ब खुद उड़ता नहीं है, उसको अगर आप डिजॉल्व करेंगे एक सॉल्वेंट के अंदर, तो फिर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट को हम लोगों ने किस चीज से शो किया था? x1 के साथ इसको शो किया था। तो अब आप जरा देखिए, व्हाट इज P? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये कौन सा निशान है? प्रोपोर्शनलिटी का निशान। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये बिल्कुल आपको यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट के डालने से x1 कम हो जाएगा। ओके, तो वो एक अलग बात है, अभी तक हमने वो बताया नहीं है। तो ये बात आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अभी मैं आपको एक ताल्लुक बना के
दूंगा जिसमें हम लोग प्रेशर का ताल्लुक मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के साथ भी बनाएंगे। ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट है, ये तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब सॉल्यूट के साथ वो आ जाएगा। इसी को मैं ज़रा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब भी आप ख़त्म करेंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब आप ख़त्म करेंगे तो क्या बनता है, एक इक्वल लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम कांस्टेंट इधर हम लोग पी नॉट लिखेंगे और x1 तो पहले से मौजूद था। सो ये जो है अब आपका प्रोपोर्शनलिटी का निशान गायब हो गया। जब आप लोग इक्वल का निशान गायब करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का निशान आएगा तो इक्वल का निशान गायब हो जाएगा, कांस्टेंट भी गायब हो जाएगा। ये इक्वल का निशान और कांस्टेंट तभी आते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटा देते हैं, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी लाना चाहते हैं, अब यहाँ पर मैं वापस प्रोपोर्शनलिटी का निशान ला सकता हूँ। आप ये कांस्टेंट ख़त्म कर दो और इक्वल ख़त्म कर दो, बीच में प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर बताने का मकसद क्या, यहाँ पर ये P आपको पता है व्हाट इज़ P, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है, P नॉट क्या चीज़ है, यस ये कांस्टेंट होगा। ये जो P नॉट है हमारे पास, P नॉट ये हमारे पास कांस्टेंट होगा और इसका नाम क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये आपने दो चीजें देख ली। कल वाली वीडियो में, लेक्चर में आपने क्या देखा था, मोल फ्रैक्शन। मैंने कहा अगर किसी कंपोनेंट, किसी मिक्सचर के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट A B मौजूद हो या A B C मौजूद हो, 2 या 3 मौजूद हो, इसका मोल फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा, XA। इसका मोल फ्रैक्शन XB। इसका मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा अगर आप इन सब को आपस में जमा करोगे, इसको अगर आप प्लस करोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या बनना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आपके सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, एक x1 है, एक x2 है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इस केस में मैं यह लिख सकता हूँ कि x1 जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है, जमा x2 जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, क्या ये 1 के बराबर है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी 1 के बराबर है। अब x1 की वैल्यू मैं किस तरह से ला सकता हूँ, x1 की वैल्यू क्या मैं इससे मैं x1 का फार्मूला बना सकता हूँ। इसी इक्वेशन को देखकर x1 का फार्मूला कैसे बनाऊं, 1 माइनस x2, x1 का फार्मूला बनाना है। ये इक्वेशन का राइट साइड है और ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड है। जब भी कोई चीज़ इक्वेशन के एक साइड से दूसरी तरफ जाएंगे तो उसके लिए रूल है, अगर वो प्लस में है तो राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, अगर वो डिवाइड में है तो दूसरे साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस वक्त आपने x1 को छोड़ना है, x2 को उस तरफ शिफ्ट करना है। तो x1 इधर ही बच जाएगा, x2 उसकी तरफ जाएगा, 1 माइनस x2, ये आ गया। अब यहां पर ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू जो x1 की वैल्यू है, इधर जो x1 है इसकी जगह पर मैं ये फार्मूला लगाना चाहता हूं। तो क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा P इज इक्वल टू, P नॉट की जगह क्या, P नॉट लिखूंगा, बिल्कुल P नॉट x1 की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस x2, भी वही फार्मूला है। अब P नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1, P नॉट आएगा, एंड दूसरा क्या आएगा, माइनस P नॉट x2, राइट। अब ये P नॉट को अगर मैं इस तरफ ले आऊं, इस तरफ ले आऊं, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लाऊं ये P नॉट, तो क्या बनेगा, ये बनेगा P माइनस P नॉट इज इक्वल टू, कौन बताएगा, माइनस, माइनस तो है ना पहले से इधर, माइनस
P0 x2। मुझे ये माला माइनस ख़त्म करना है, कोई इलाज है किसी के पास? मुझे आई डोंट लाइक, मैं चाहता हूँ कि माइनस ख़त्म हो जाए। इधर कॉमन लेंगे, किस तरह कॉमन? इधर भी कॉमन ले लेते हैं। हाँ, बस सादा अल्फाज में मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन बोथ साइड। आप इक्वेशन का राइट साइड को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट साइड को भी माइनस के साथ वो कर लें, तो ये क्या बनेगा? ये जो माइनस का निशान है ना, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, इन दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा उसको इस तरह लिख दूँ, माइनस P0 x2 माइनस P0 x2। अच्छा इधर देखो, माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर, ये क्या निशान है? मल्टीप्लाई। सो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। सो ये क्या बनेगा? माइनस P बनेगा, ये माइनस P बनेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस P0 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस हम लिखते नहीं है अब, P0 x2 हो गया जी। अच्छा अब जरा यहां पर आ जाते हैं, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है P0 माइनस P। क्या फर्क पड़ता है? P अभी भी माइनस में है, अभी भी P माइनस में है, P0 प्लस में, तो ये वो बन गया P0 माइनस P इज इक्वल टू P0 x2। अब आप लोग जरा मुझे बताओ, व्हाट इज P0? प्योर सॉल्वेंट। ये ज्यादा होता है ना, और ये P क्या है? प्योर, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। जब भी आप लोग ज्यादा से कम माइनस करोगे, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, जैसे आप लोग कभी बोलते हैं T2 माइनस T1, इसको आप लोग चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं, तो आप लोग डेल्टा T लिखते हैं। जब आप लोग P2 माइनस P1 करते हैं तो बोलते हैं कि चेंज इन प्रेशर है, तो आप लोग डेल्टा P लिख लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? डेल्टा V। तो यहां पर ये चेंज इन प्रेशर नहीं है, आप माइनस कर रहे हैं, एक टेम्परेचर से दूसरा माइनस कर रहे हैं, एक प्रेशर से दूसरा माइनस कर रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रेशर से दूसरा प्रेशर आप माइनस कर रहे हैं। इज इट नॉट कॉल्ड चेंज इन प्रेशर? तो क्या इसकी जगह मैं डेल्टा P नहीं लिख सकता? ये जो डेल्टा P है, चेंज इन प्रेशर, दिस डेल्टा P इज कॉल्ड व्हाट? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो भी प्रेशर सॉल्वेंट का है, सपोज सॉल्वेंट का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, ये 10 है, और ये सॉल्यूशन है, इसका कम होता है 8, तो 10 माइनस 8 का आंसर क्या बना? तो डेल्टा P की वैल्यू क्या है? 2। ये 2 क्या है? 2 इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है? 2 के हिसाब से कम हुआ है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 10 था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 10 से कम हो रहा है, 8 हुआ, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। सो 2 क्या है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है। सो अब देखो, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 x2। मैंने आपसे कहा था कि एक रिलेशन आप लोग क्या बना रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट था। अब बारी आ रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का ताल्लुक बनाए सॉल्यूट के, क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 है। अच्छा, दिस P0 इज कांस्टेंट है कि नहीं है? अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं और इक्वल का निशान भी हटा दूं, ये दो चीजें अगर मैं हटा दूं यहां से, P0 और इक्वल का निशान, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा ना। अगर मैं इनको मिटा दूं तो ये बनेगा डेल्टा P, प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगाएंगे, x2 लगाएंगे। हाँ जी, फाइनली वी गॉट अनदर डेफिनेशन फॉर द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का एक और डेफिनेशन आया। What is Raoult's law? Change in pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute. इसकी जगह अगर आप कुछ अच्छे अल्फाज में बोलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अगर आप इसकी जगह चेंज इन प्रेशर की जगह कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? यस, बोलो, पूरा बोलो।
Lowering in vapor pressure is directly proportional to the molar concentration of solution. Lowering in vapor pressure of what? Of solution. ये solution का vapor pressure कम हो रहा है कि नहीं? So lowering in vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solute. जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतनी तबाही मचाओगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी पहले तो 2 से वो कम हो रहा था, और सॉल्यूट डाल दो तो 4 से कम हो जाएगा, और सॉल्यूट डाल दो 8 से कम हो जाएगा, डिफरेंस बड़ा होता जाएगा। सो दैट इज वाई चेंज ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यही था, lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure को क्या कहते हैं? डेल्टा पी लिखा जाता है, is directly proportional to the mole fraction of the solute X2। यहाँ पर दोबारा से वो मैंने लिख लिया है, तो इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर ये इसको छोड़ दो, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। सही है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा एक और आगे जब एक तो आपको एक चीज़ समझ आ गई, अब यहाँ से ना इधर से मैं कुछ और स्टेज भी आपको बताना। ये वाला जो इक्वेशन था डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट अपन X2, इस इक्वेशन में पी नॉट को अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो क्या बनेगा? इस इक्वेशन में क्या बनेगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट X2। अब ये क्या चीज है? आपकी बुक में इसको भी मेंशन किया कि ये क्या बला है। डेल्टा पी तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और ये क्या है? वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट। जब डेल्टा पी डिवाइड हो जाए पी नॉट पर तो इससे बनेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी जब आप सिर्फ वेपर प्रेशर सोल्यूशन की बात करेंगे तो फिर तो ये फार्मूला लगेगा। अगर आपने उसको पी नॉट से डिवाइड करके जो आंसर आ गया, ये ऑटोमेटिकली आपके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। ये क्यों बताया जा रहा है? देखो, कभी कोई न्यूमेरिकल होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट फाइंड करें। क्या फाइंड करें? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट फाइंड करने का तो एक फार्मूला है, आप इसके नंबर ऑफ मोल ले लो और टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर दे। अगर वो आपके पास नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने का एक दूसरा फार्मूला है। अगर आपको किसी ने डेल्टा पी की वैल्यूज दी है और पी नॉट की वैल्यू दी है, आप इन दोनों को डिवाइड करके इससे आपको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू X2 मिल जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल अगर एक मिक्सचर है, उसमें X1 और X2 के मोल्स दिए हुए हैं, इस X1 के नंबर ऑफ मोल है चलो Na, और इसके मोल है Nb, तो इनका मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ A ले लो, डिवाइड करो नंबर ऑफ मोल ऑफ A जमा नंबर ऑफ मोल ऑफ B पर, तो इससे आपको X मोल फ्रैक्शन ऑफ A मिल जाएगा, राइट। दूसरा ये है कि अगर आप B फाइंड करना चाहते हो तो ऊपर NB लिखेंगे और फिर सब डिवाइड करेंगे। ये तरीका तो है फाइंड करने का, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल नहीं हो फिर क्या करेंगे? फिर इस फार्मूले से आप ये फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में जरा देखें। डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो कहा जाता है। ये टेम्परेचर पर इसका मोहताज नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप ऊपर नीचे करो, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये आपने वो करना भी है, किसी इसमें टेस्ट में आया भी था इसका MCQs कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन सिर्फ डेल्टा P जो है वो टेम्परेचर पर मोहताज है। सिर्फ लोअरिंग और वेपर प्रेशर टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से चेंज हो जाता है।
अगर ये सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन का जरूर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी डेल्टा पी, कि नहीं होगी? इस सॉल्यूशन बनाए इसके डेल्टा पी की वैल्यू लाजमी होगी। अब सपोज इसकी वैल्यू है, डेल्टा पी की वैल्यू है 16 है, 17 है, जो भी है, ये किसी खास टेम्परेचर पर ये वैल्यू होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपने इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया फिर यह वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो डेल्टा पी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। अब एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में ये जो आपने अभी रॉल्स लॉ पढ़ा है, इससे हम आगे जाके देख लेते हैं कि क्या किस तरह ये हमारे काम आता है। वो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने दो चीजें ऐड की हुई है, एक बेंजीन है और एक टोलीन है। दो चीजों का सॉल्यूशन है, आपसे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, बेंजीन का प्रेशर आपने फाइंड करना है इस सॉल्यूशन में। बेंजीन का अपना प्रेशर भी है, बेंजीन का अपना प्रेशर होगा P नॉट ऑफ द बेंजीन, और टोलिन का अपना प्रेशर है, जब वो P और टोलिन था, बिल्कुल अकेला था, तो ये था P टोल्यून। इनका अपना अपना प्रेशर है, वो हमें दिया गया है कि भाई ये जब प्योर हालत में था तो उसका प्रेशर इतना है, ये जब प्योर हालत में था इसका प्रेशर इतना है। अब उन्होंने गेम क्या किया, इन दोनों को उन्होंने क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, इनका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे जाहिर है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। कहते हैं आप लोग इसका वेपर प्रेशर फाइंड कर दो और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी फाइंड कर दो। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा, इन दोनों का जो नया प्रेशर है हमारे पास आ जाएगा, उसको आपस में प्लस कर दो। याद रखिए यहां पर एक लफ्ज पार्शियल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, परेशान नहीं होना। जब ये दोनों एक मिक्सचर की शक्ल में आएंगे फिर इसका अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, इसका अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अदरवाइज जब ये अकेला था वेपर प्रेशर था, इसका भी वेपर प्रेशर है। जब ये दोनों कंबाइन कर दिया अब इनके प्रेशर के लिए वेपर प्रेशर के बजाय पार्शियल प्रेशर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देखते जाइए, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, एक बेंजीन एक टोलिन है। आप इसका वेपर प्रेशर कैसे फाइंड कर सकोगे, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का, उसी चीज का P नॉट ले लो, मल्टीप्लाई करो उसी चीज के मोल फ्रैक्शन के साथ। मिसाल अगर आप बेंजीन का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं सॉल्यूशन में, तो बेंजीन का P नॉट ले लो और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ले लो। इसी तरह जब आप टोलीन का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं सॉल्यूशन में, तो आपने इसी तरह से टोलीन का P नॉट लेना है और टोलीन का मोल फ्रैक्शन लेना है। दोनों का मोल फ्रैक्शन भी आपके पास होगा, दोनों का P नॉट भी आपके पास होगा। अब जरा सवाल देखते हैं, सवाल में उन्होंने क्या दिया हुआ है। वो कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आप लोग फाइंड करो, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन कहता है ये आप लोग फाइंड करो। P बेंजीन, क्या P बेंजीन, व्हाट इज P बेंजीन, प्रेशर ऑफ द बेंजीन, P बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन या P बेंजीन। टोलीन का आप लोग पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे तो उसका टोलीन का वेपर प्रेशर ऑफ द टोलीन या P टोलीन लिखेंगे, ठीक है, टोलीन, ये आप लोग फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, X बेंजीन, व्हाट इज दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन क्या है 0.6 है, ये उन्होंने दिया हुआ है। टोटल वेपर प्रेशर आप लोगों ने फाइंड करना है, यानी जब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा फिर इनका वेपर प्रेशर क्या होगा ये हम लोगों ने फाइंड करना है।
अच्छा, सवाल के अंदर उन्होंने आपको ये भी दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है? जब बेंजीन अकेला था तो उसका प्रेशर 95.1 mmHg है। हमसे बेंजीन का प्रेशर दोबारा वो मांग रहे हैं, वो कहते हैं आप लोग बेंजीन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करें, यानी जब बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर आ जाए तो आप लोगों ने वो फाइंड करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन जब वो प्योर था 95.1, इसको हम लोग क्या लिखे? पी नॉट बेंजीन। यहां पर क्या था? पी बेंजीन। यहां पर सिर्फ पी बेंजीन था, यानी ये वो प्रेशर होगा बेंजीन का जो सॉल्यूशन में उसने पैदा किया अपने लिए, और ये वो प्रेशर है बेंजीन का जो प्योर हालत में इसको मिला था। हमारे पास प्योर हालत वाला प्रेशर तो है, लेकिन हमने कौन सा प्रेशर फाइंड करना है? सॉल्यूशन की शक्ल में जो बेंजीन का होगा। इसी तरह ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर टोलिन इज 28.4 mmHg है। इसको क्या लिखेंगे? पी नॉट द टोलिन। तो अब आपको और क्या चाहिए? फार्मूले में आप लोगों के पास पी नॉट आ गया। अगर आप बेंजीन का वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, या पार्शियल प्रेशर आप कह दें, अगर आप बेंजीन का मालूम करना चाहते हो तो बेंजीन का पी नॉट को मल्टीप्लाई करो बेंजीन के एक्स के साथ। अगर आप टोलिन का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहते हो तो टोलिन का पी नॉट लो, टोलिन का पी नॉट ले लो, मल्टीप्लाई करो टोलिन के मोल फ्रैक्शन के साथ। तो शुरू कर लेते हैं, और क्या मसला है हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन से ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं, तो इधर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ऑफ द, इधर मैं सिर्फ बेन लिख लेता हूँ, बेंजीन इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ। चलो, बेंजीन का वेपर प्रेशर फाइंड करने का तरीका बताओ। हाँ जी, शाबाश। पी नॉट, किस चीज का पी नॉट? बेंजीन का पी नॉट, बेंजीन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? बेंजीन का। तो इधर मैंने एक्स की जगह बेन लिखा। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय बेंजीन का वो प्रेशर जब ये प्योर था। अच्छा, ये वैल्यूज हमारे पास है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है, हाँ। बेंजीन का पी नॉट है कितना? बेंजीन का पी नॉट 95.1 को मल्टीप्लाई करते हैं, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.6। हाँ जी बताओ। 95.1 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 57.06 mmHg प्रेशर का यूनिट है कि नहीं? सर आप लोग गौर कर ले, जब बेंजीन प्योर था उसका प्रेशर कितना था? अब एक नया प्रेशर मिला, ये किस चीज का है? ये बेंजीन का वेपर प्रेशर है जब ये सॉल्यूशन की शक्ल में आया, तो कम हुआ। और तो हमें बताएंगे क्यों कम हुआ था। सॉल्यूट मतलब आपने सॉल्यूशन बना लिया। अच्छा, अब किसकी बारी है? वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? टोलिन को 2 लिख दो। वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन के लिए क्या करूं? पी नॉट, किस चीज का पी नॉट? टोलिन का पी नॉट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोलिन। टोलिन का पी नॉट है 28.4 मल्टीप्लाई बाय टोलिन का मोल फ्रैक्शन। ये तो सवाल में नहीं है। अच्छा, जो बता सकता है हाथ ऊपर कर ले। सारे नहीं बताओ, जो बता सकता है हाथ ऊपर कर लो कि सर मैं बता सकता हूं कि टोलिन का मोल फ्रैक्शन क्या है। जो बता सकता, हाँ खाली हाथ ऊपर कर ले। मैं बताऊंगा फिर आप लोग हाँ 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 हाँ, मजा नहीं आएगा। आप 1 मिनट, एक जी नहीं, खामोशी। आपने कहा सर व्हाइट बोर्ड पर मैं बड़ा तेज होता हूं, आपने कहा। आपने कहा सर वेबसाइट पर मैं थोड़ा स्लो होता हूं। आ जाओ ना जी, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ।
एक सॉल्यूशन है, उसमें 2-3 कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट का 1 मिनट पहले पूछ लेता हूँ जी, कैसे पता चला? क्योंकि 0.6 तो वो है सर बेंजीन और 0.4 वो होगा। जाहिर है हमने कहा था किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा एक के बराबर होगा। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन x बेंजीन जमा x टोलिन लाजमी तौर पर 1 के बराबर होगा। अब आपके पास बेंजीन का कितना है? 0.6 है। बेंजीन का अगर 0.6 है तो 0.6 जमा x टोलिन इज इक्वल टू 1। x टोलिन को इधर ही छोड़ दो, 0.6 किधर जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 0.6 कितना बनेगा? 0.4 बच जाएगा। हर चीज़ हलवा तो नहीं होता केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर न्यूमेरिकल ऐसा तो नहीं होता है कि आपको सब कुछ दिया गया होता है और आप फिर खाली फॉर्मूला लगा दो। जैसे हम अक्सर मास फाइंड करते हैं, उधर मोल का उन्होंने जिक्र ही नहीं करता है, मोल हम लोग खुद फाइंड करते थे। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हम खुद फाइंड करेंगे। तो कितना मोल फ्रैक्शन आया? 0.4 आया। तो 0.4 के साथ ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया? 11.36 mmHg। पहले इसका वेपर प्रेशर कितना था टोलिंग का? 28 था। अब 28 से क्या हुआ? लोअर हुआ कि नहीं हुआ? वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? दो चीज़ों का। अब वो कहता है भाई एक तकलीफ और करो, टोटल वेपर प्रेशर बताओ, पूरा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? पूरे सोल्यूशन का, इसका वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर को आपस में प्लस कर दो खाली। कितना आया था आपके पास? 11.3 और 57.06। टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 11.3 60 एंड दूसरा क्या था? 57.06। कितना आया? 68.42 mmHg आ गया। टोटल प्रेशर भी आ गया। सो आइडिया आपके जहन में आया कि राउल्ट्स लॉ क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ताल्लुक, खासकर इस चीज का बताना है, वेपर प्रेशर का रिलेशन सॉल्यूशन के कंपोजिशन या कंसंट्रेशन के साथ किस तरह होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम डाला तो वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा डाला तो क्या होगा? अब आपको पता चला कि सॉल्यूट डालने से, सॉल्यूट कम करने से और सॉल्यूट ज्यादा करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सो ये राउल्ट्स लॉ बता रहा है। अच्छा, अब फाइनल एक बात, हमारे पास जिस तरह आइडियल और नॉन आइडियल गैस था ना वो चैप्टर में, आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन भी दो तरह के है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल से इंशाल्लाह जो भी लेक्चर होंगे वो मैं अपने स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको बताऊंगा कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। पूरा तफसील भी बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा ज़रा देख लें। जो सॉल्यूशन इस कानून को मानता है, जो सॉल्यूशन इस कानून को फॉलो करता है, ये वाला फार्मूला, उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हुआ? वो सॉल्यूशन जो राउल्ट चाचू के लॉ को मानता है, दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन इस लॉ को नहीं मानता, यानी वो उस पे नहीं जा सकता, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो ग्राफ से हम फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये चीज आपने देख लिया। अच्छा, कॉज ऑफ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा था? वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया था कि शुरू में जब सॉल्यूट नहीं था तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जमा हुए थे। जब आपने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट के डालने से कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे। वजह क्या था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन आया, उसके इंटरेक्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो ऊपर एवापोरेट हो रहे थे वो कम हो गए और उसके कम होने से वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये एक अलग है, कॉज ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लिखा तो मैंने नहीं है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। होपफुली कि आप घर जाकर इसके नीचे लिखेंगे कि बिकॉज सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसको पकड़ के रखेंगे तो उस एज रिजल्ट क्या होगा? वो मॉलिक्यूल, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जाएंगे, खासकर सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नहीं जा सकते हैं। एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर का कम हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद
इधर पकड़ो, पकड़ो इसको भी, या छोड़ो इसको, खैर